हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 6 को। तो लेखा शास्त्र के अध्याय 6 का पाठ का नाम है विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक भैया भाग 2। इससे पहले वाले जो अध्याय 5 है ना, वो भाग 1 था, ये भाग 2 है। और इसमें यहाँ पे आपको ये शब्दावली जो दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। शब्दावली में जितने भी टॉपिक रहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों के जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं ना, उसमें 7 से 8 अध्याय तक के जो प्रश्न हैं वो आएंगे। 7 से 8 अध्याय तक ही प्रश्नों को उठाया जाएगा। तो अभी तो हमने 5 अध्याय कंप्लीट किया है, जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कर देता, पर थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो आने में लेट हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं जो शब्दावली है, इसमें जो टॉपिक है उनको देख लेते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक क्या है? साधारण रोकड़ बही। ये साधारण रोकड़ बही क्या होता है? वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा पक्ष तथा नाम पक्ष में एक साथ खाना रहता है। देखो, जमा पक्ष और नाम पक्ष दोनों में एक साथ खाना रहता है। जैसे कि आपका जो पासबुक है, जब पासबुक को लेकर जाते हो, चाहे पैसा निकालने बैंक जाओगे ना, पैसा निकालने, तो बैंक जब जाते हो पैसा निकालने या पैसा जमा करने, तो देखना पासबुक में वो प्रिंट करके देता है। तो जमा करोगे तो वो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट के साइड में। अगर निकालते हो तो वो डेबिट के साइड में रहता है ना। फिर अंतिम में टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा है या कितना आपने निकाला तो उससे कितना पैसा बचा है, मतलब जमा करने पर टोटल कितना है, निकालने पर भी टोटल कितना बचा है आपके अकाउंट में, ये बताता है ना। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये साधारण रोकड़ बही का मतलब ये है कि जमा पक्ष और नाम पक्ष दोनों ही एक ही खाने में होता है, मतलब एक ही कह सकते हो पासबुक में होता है। इसका कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ये क्या होता है? वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा पक्ष तथा नाम पक्ष में दो खाने रहते हैं। दो खाने रहते हैं, कह रहे हैं ना। इससे पहले वाले में एक खाना मतलब एक ही रहता है। देख लो, मतलब जो पहले मैंने बताया था ना, साधारण रोकड़ बही वाला, उसमें एक ही खाना था ना, उसमें खाना नहीं बना होता है, देख लेना अपने पासबुक को। अब इसमें क्या कहा है? द्वितीय स्तंभी रोकड़ बही वाला है वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा पक्ष तथा नाम पक्ष में दो खाने रहते हैं। बस इतना याद रखना कि द्विस्तंभी रोकड़ बही में 2 खाने होते हैं, ठीक है। 2 खाने जिसमें डेबिट और क्रेडिट। देखो यहाँ पे हिंदी में बोल दिया है नाम, एक तो है जमा और नामे, है ना। तो नामे का मतलब होता है डेबिट, जमा का मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो आपको पता चल गया 2 खाने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, यहाँ पे क्या दिया है भाई, 1 मिनट, ये दिया हुआ है द्विस्तंभीय रोकड़ बही। ये क्या होता है? अब भाई यहाँ भी नगद लेन देन की बात। नगद लेन देन मतलब बैंक में जाओगे तो नगद ही लेन देन होगा ना। तो आप नगद लेन देन को क्या करो, जो जमा पक्ष और नामे पक्ष है, इसमें आप 3 खाने होंगे। कितने खाने? 3 खाने। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विस्तंभीय रोकड़ बही कहेंगे। क्लियर हो गया ये द्विस्तंभी तक के, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद इसमें और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है खुरदुरा रोकड़ बही। वह रोकड़ बही जिसमें व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्चों का लेखा किया जाता है, ठीक है। छोटे खुरदुरा से इसी पता चल रहा है। खुरदुरा मतलब आपको पता है ना क्या होता है? खुरदुरा मतलब छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनका लेखा किया जाता है। जैसे चाय है, बीड़ी, सिगरेट, इनके लिए जो खर्चे होते हैं उसी को खुरदुरा रोकड़ बही कहते हैं, कह सकते हो, ठीक है। इन्हीं में लेखा होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, देखो, विपरीत प्रविष्टि या प्रति प्रविष्टि। क्या होता है भाई? लेन देन की प्रविष्टि रोकड़ बही में डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्षों में एक दूसरे के विपरीत होना, इसे उभय प्रविष्टि भी कहते हैं। देखो, एक दूसरे के विपरीत होना, है ना, एक दूसरे के, ऐसे भी डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के विपरीत है, नाम से ही पता है कैसे विपरीत है। एक तो जमा हो गया और एक हो गया नामे। मतलब डेबिट का मतलब पैसा निकालना और क्रेडिट का मतलब जमा करना। तो भाई दोनों का तो अर्थ अलग ही अलग हो रहा है ना। तो आप इससे कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत ही रहते हैं, ठीक। इसके बाद देखो, यह प्रविष्टि तब की जाती है जब बैंक में रुपया जमा किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, डेबिट मतलब जमा करना, ठीक है। प्राप्त चेक, ड्राफ्ट आदि कुछ दिन बाद बैंक में जमा कराया जाता है। और जब कार्यालय के लिए बैंक से रोकड़ निकाली जाती है, ठीक है। तो बैंक से जब रोकड़ निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस डेबिट पे ही आधारित है ना। यहाँ पे क्रेडिट के जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और ये तो क्लियर है, आपको पता है, एक में जमा होता है तो एक में निकाला जाता है। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुआ है प्रति प्रविष्टि, इसमें
पूरा का पूरा डेबिट से संबंधित समझाया गया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर क्रेडिट कहता है डेबिट कहता है तो आपको क्या लिखना है इसके उत्तर में। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है विशेष उद्देश्य पुस्तक का आशय। ऐसे इसे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। इस टॉपिक में कोई खास दिया नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। डायरेक्ट आते हैं इसमें। 6.1 रोकड़ बही का अर्थ। प्रारंभिक लेखों की बहिया में रोकड़ बही सार्वजनिक महत्वपूर्ण बही है। इस बही में समस्त दैनिक नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित व्यवहारों का हिसाब रखा जाता है। आगे, अतः रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखी जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों को लिखा जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, देखो प्रतिदिन जो लेन देन होता है उसको लिखना, रोज के रोज को लिखना क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे रोकड़ बही कहलाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे एक और अर्थ बताया गया है, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसलिए यहाँ पे अर्थात शब्द का जिक्र हुआ है। इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा मुद्रा का भुगतान में देने से होता है, ठीक है। ये इसका अगला जो है अर्थ बन सकता है। आप इन दोनों में से कोई भी याद करना चाहो कर सकते हो। अगला देखो, रोकड़ बही छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के व्यापार गृहों में रखी जाती है। इसके बाद 6.2 देखते हैं। 6.2 क्या है, रोकड़ बही की विशेषताएं। रोकड़ बही की विशेषताएं हैं। इसमें पहला विशेषताएं क्या है, इस बही में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। दूसरा है, रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की बही है, अर्थात नगद व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा इसी बही में किया जाता है। तीसरा है, इस बही में विकलन मतलब डेबिट, है ना, विकलन मतलब डेबिट और समाकलन मतलब क्रेडिट दो पक्ष होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राप्ति तथा भुगतान भी कहा जाता है। चौथा है, रोकड़ बही रोकड़ खाते का प्रतिरूप है, अर्थात व्यापार में इस बही के रखे जाने पर पुनः रोकड़ खाता नहीं खोला जाता। पांचवा है, यह बही प्रारंभिक लेखा बही व खाता बही दोनों का काम करती है। छठवा है, इस बही में व्यापार में प्रतिदिन उपलब्ध रोकड़ की स्थिति ज्ञात की जाती है। सातवां है, इस बही में रोकड़ के साथ साथ प्राप्त की दत्तक बट्टा दोनों का ही हिसाब रखा जा सकता है, अर्थात मतलब रखा जा सकता है, साथ ही इसके बही में बैंक संबंधी व्यवहार भी लिखे जा सकते हैं। इसमें कुछ खास समझाने वाला टॉपिक तो नहीं है, बस इसको पढ़ना है और रटना है। इसके बाद देखो 6.3 रोकड़ बही का महत्व। अब महत्व क्या क्या हो सकता है भाई, एक तो है, पहला महत्व है हस्तस्थ रोकड़ से मिलान करना। प्रतिदिन रोकड़ बही के शेष व्यापार में उपलब्ध उस दिन की रोकड़ से मिलान कर त्रुटियों या भूलों की आशंकाओं को समाप्त किया जा सकता है। रोकड़ से मिलान न होने की स्थिति में कारणों को ढूंढकर उसे ठीक किया जा सकता है, मतलब गलती नहीं होना चाहिए, इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसीलिए उसको गलती होने के अगर थोड़ा भी चांस होता है तो उसको ढूंढ के सही से लिखना इनका काम होता है। जैसे मैं बैंक जाता हूँ तो बैंक में क्या है, पासबुक में एंट्री करते हैं ना, और वो लोग एक रजिस्टर भी रखे रहते हैं, रजिस्टर में भी लिखते हैं, रोज का जो लेखा जोखा होता है उसको रजिस्टर में भी लिखते हैं। अगर एक को छोड़ देता है तो क्या होता है, वो जो रिसिप्ट है जो कंप्यूटर में रहता है आज का जितना लेन देन, उसको मिलान करने के बाद उसको सही से रजिस्टर में भी लिखा जाता है। इनका कहने का मतलब यही है। आगे देखो, समय की बचत। रोकड़ बही प्रारंभिक लेखों तथा खाता बही दोनों का कार्य करती है। इस बही के रखे जाने पर प्रत्येक व्यवहार की केवल एक प्रविष्टि करनी पड़ती है तथा खाता बही में अलग से खाता खोलने व उसमें खतौनी करने की बचत हो जाती है। अतः रोकड़ बही से श्रम व समय दोनों की बचत संभव है। तीसरा पॉइंट देखो, दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी। व्यापार में प्रतिदिन कितना रुपया प्राप्त होता है तथा व्यापार से कितनी राशि भुगतान में दी गई है, यह जानकारी रोकड़ बही से सरलता से प्राप्त हो जाती है। चौथा है छूट संबंधी जानकारी। द्विस्तंभी या त्रिस्तंभी रोकड़ बही रखने से भुगतान में दिए जाने वाले
बट्टे तथा प्राप्त किए जाने वाले बट्टे की राशि की स्थिति एक स्थान पर एकत्रित रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद पांचवा, बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा। द्विस्तंभी रोकड़ बही को रखने पर बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने हेतु पृथक रूप में बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। समस्त व्यवहार जिन्हें बैंक के माध्यम से संपन्न किया गया है द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखकर बैंक शेष को ज्ञात किया जा सकता है। छठवा है व्ययों पर नियंत्रण। व्ययों पर नियंत्रण, तो व्यापार में प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। रोकड़ बही से किए जाने वाले व्ययों की स्थिति की जानकारी सरलता से उपलब्ध होती है, जिसका निरीक्षण कर व्ययों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। सातवां है खाता बही के भार में कमी। व्यापार में अधिकांश लेन देन नगद ही होते हैं, अतः रोकड़ बही के उपयोग से खाता बही पर पड़ने वाला खतौनी का भार कम हो जाता है। आगे देखो, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, क्या रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी है? तो हमें ये बताना है कि सहायक बही है या प्रधान बही। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न ही है क्या? यहाँ पे उत्तर दिया है कि नहीं? हाँ, नीचे में दिया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा है। तो देखो, रोकड़ बही के महत्व के संबंध में सामान्य यह प्रश्न उठता है कि क्या रोकड़ बही सहायक बही है अथवा प्रधान बही है? ठीक है, प्रश्न उठते रहता है, बता रहा है कि ये सहायक बही है कि प्रधान बही है ना। देखो इसका उत्तर अब किस तरीके से देगा, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला टॉपिक, रोकड़ बही या सहायक बही है क्यों? तो इस बही में व्यापारिक लेन देनों का प्रारंभिक लेखा किया जाता है। ये तो हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था ना, 6.2 पॉइंट में ही पढ़ लिए थे। इस बही में खाता बही में खतौनी की जाती है। चलो ये सारे के सारे उत्तर जो है उसी से उठा के दे रहा है ये। तीसरा है, यदि रोकड़ बही को व्यापार में न रखा गया है तो समस्त नगद लेन देन जनरल में लिखे जाएंगे तथा खाता बही में अन्य खातों की भांति रोकड़ खाता खोला जाएगा। इस तरह इस दृष्टि से रोकड़ बही केवल सहायक बही है। रोकड़ बही प्रधान बही है क्यों? तो इसका उत्तर आपको देना है। अब देखो, रोकड़ बही है प्रधान बही है कह रहे हैं, क्योंकि क्यों है भाई? क्योंकि रोकड़ बही के, देखो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है ना कि रोकड़ बही प्रधान बही है या नहीं, पूछ सकता है। तो आपको क्या देना है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि रोकड़ बही प्रधान बही है ना, प्रधान बही है। तो है क्यों? तो आपको उत्तर क्या लिखना है, रोकड़ बही के प्रयोग से खाता बही पर पड़ने वाले भार कम हो जाता है और व्यापार में नगद लेन देन अधिक संख्या में होते हैं, अतः उन्हें सीधा रोकड़ बही में लिखकर श्रम व समय की बचत की जा सकती है। व्यवहारों की दोहरी प्रविष्टि नहीं करनी पड़ती है। इस तरह रोकड़ बही रोकड़ खाता व बैंक खाता दोनों के कार्य पूर्ण करती है। दूसरा टॉपिक है रोकड़ बही दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतानुसार विकलन व समाकलन। ठीक है, विकलन मतलब ये डेबिट से संबंधित है और समाकलन जो है वो क्रेडिट से संबंधित है। पक्ष में व्यवहारों को लिखने के नियम को पूर्ण करती है। प्राप्त रकम विकलन पक्ष में तथा भुगतान में जाने वाले रकम समाकलन पक्ष में दर्ज कर नियमों का पालन किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया? देखो यहाँ पे विकलन दे दिया, समाकलन दे दिया। इससे पहले हमें नामे और जमा पढ़ते थे, जबकि ये विकलन मतलब डेबिट है ना, और नामे मतलब भी डेबिट होता है। अब यहाँ पे समाकलन, जमा, समाकलन और क्रेडिट, तो ये तीनों एक ही पक्ष है। समझ जाओ कि क्रेडिट कब होगा, डेबिट कब होगा। मतलब विकलन मतलब पैसा निकालना और समाकलन मतलब जमा करना। समझ में आ गया? निकालना और जमा करना क्रेडिट डेबिट में आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे देखो तीसरा, प्रत्येक व्यापारी प्रतिदिन व्यापार में रोकड़ की स्थिति से अवगत होना चाहता है। रोकड़ बही के उपयोग से इस आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। चौथा है रोकड़ बही का प्रतिदिन बाकी का तिजोरी की रोकड़ से मिलान किया जाता है। मिलान न होने की स्थिति में त्रुटियों को खोजकर उन्हें शीघ्र ही सुधारा जा सकता है।
भाई ऐसा होता है। अंतिम में क्या है, जैसे हमारे पास ये समझो कि बैंक पे जाते हैं, ठीक है। बैंक में एक तिजोरी आता है सुबह सुबह टाइम, जितना पैसा बांटना होता है, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा कुछ पैसा आता है ना। तो दिन भर में जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, दिन भर में जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उन ट्रांजेक्शनों को चाहे उसमें निकाला गया जमा गया, सब चीज़ है ना, निकाला गया जमा गया, उसके बाद उसमें जो तिजोरी में, ठीक है, जितना पैसा दे दिया है उसके बाद बचा है, उस पैसे को वापस गिना जाता है। अगर 1-2 रुपये की जैसे थोड़ा सा भी कमी होता है तो उसमें 1 रुपया जैसे ना अपने जेब से डालना पड़ता है। तो कैशियर लोग जो है ना, जो कैश काउंटर में बैठे रहते हैं, अगर 1-2 रुपया की कमी हो जाता है ना तो अपने जेब से डालते हैं। हाँ, 1-2 रुपया अगर ज़्यादा हो गया तो वो निकाल भी लेते हैं, ऐसा भी है ना। तो कैशियर को 1-2 रुपये का फायदा, 1-2 रुपये घाटा, ऐसे बड़ा घाटा और बड़ा छोटा, मतलब छोटा बड़ा घाटा होते रहता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है। चलो आगे देखो, इसके बाद डायरेक्ट आते हैं 6.4 पे, रोकड़ बही के प्रकार। तो रोकड़ बही के कौन कौन से प्रकार है भाई? तो देखो, पहला है साधारण रोकड़ बही, ये है द्विस्तंभी रोकड़ बही। हमने द्विस्तंभी अभी पढ़ाया भी है ना आपको, मतलब जो शब्दावली था उसमें पढ़ाए थे। साधारण को भी बताए थे कि इसमें सिर्फ एक ही डिब्बे पे दोनों को रखा जाता है। साधारण का मतलब क्या है? एक ही डिब्बे पे दोनों को रखा जाना। किस किस को? किन किन दोनों को? डेबिट और क्रेडिट को। द्विस्तंभी में 2 अलग अलग डिब्बे होते हैं, त्रिस्तंभी में 3-3 डिब्बे होते हैं, है ना, दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पे लघु रोकड़ बही, रोकड़ बही को शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब लघु कह रहे हैं तो छोटा होता है, तो छोटा कह सकते हो, छोटा जैसे छोटा मोटा ट्रांजेक्शन, उसको हम कह सकते हैं लघु रोकड़ बही कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रोकड़ बही के जो 4 प्रकार है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 6.5 को पढ़ेंगे।